कोई हिंदू मुस्लिम नहीं है। ये तो एक कंसेप्ट बना दिया गया है, चाहे गोधरा कांड हो, बाबरी मस्जिद, राम मंदिर कांड हो। आपने बोला तो बहुत से लोग पॉलिटिक्स पर्सनल यूज में यूज करते हैं और पॉलिटिकल करियर को इंडस्ट्री बना लिया। तो अखिलेश यादव जी जैसा नेता देश को चाहिए। मैं ये नहीं कहता हूँ कि राहुल गांधी कहीं से कमजोर है। पॉलिटिक्स में अंकल आने के लिए पैसा बहुत इंपॉर्टेंट है। इस कानपुर में सपा को लेके बहुत से लोग प्रेसिडेंट को लेके नाखुश हैं। अभी हम इस पोजीशन में नहीं है कि हम किसी दरोगा का ट्रांसफर करा पाए। अरे ये होली गंगा जमुनी तहजीब का एक ऐसा त्यौहार है। कानपुर में गंगा मेला लगता है और आप गंगा मेला में जाना, आप सफाई कर्मियों को जिनकी जिनकी नौकरियां अडानी या अंबानी की कंपनी आउटसोर्सिंग के माध्यम से बढ़ा रही हैं। आपका मतलब लगता है बीजेपी की इन्फ्लुएंस कराती है? बीजेपी के पास, देखिए, बीजेपी किसी हिंदू की हितैषी है ही नहीं। नाम तुम हिंदुओं का ले रहे हो, काम तुम अडानी का कर रहे हो, अंबानी का कर रहे हो। लेकिन वही मंत्री जी जो अभी आज बोल रहे थे, मुसलमानों से घृणा कर रहे थे, हिंदू है चलता था, हम मुसलमान जो थे उसके घर को बनाते थे, उसकी गाड़ी को बनाते थे, उसके मकान की पुताई करते थे। एक अच्छा मुसलमान अगर फिक्रे में ना हो ना, तो एक वोट के लिए लाने पड़ जाएंगे। तो इतने गुंडे बीजेपी में पैदा हो गए हैं, जब वो इसको मुंह से बोलने से पहले 100 बार घर में जरा सही दिया, जाने कि तेरे रिश्तों के नाम ले लेंगे IT कि हम हुमायूं, बाबर, औरंगजेब की सोच पे चलते हैं, चलते हैं। सर आपने अपनी पॉलिटिक्स की जर्नी कैसे स्टार्ट करी? मैं क्राइस्ट चर्च कॉलेज में था और उस वक्त मैं ग्रेजुएशन कर रहा था। तो स्टूडेंट यूनियन का इलेक्शन मैंने वहाँ से लड़ा और उसके बाद से पॉलिटिकल जो एक सेंस है वो मेरे दिमाग में डेवलप हुआ। इसलिए हुआ कि लोगों का भला कैसे किया जाए। एक प्लेटफॉर्म को इसका एक जो प्लेटफॉर्म होता है पॉलिटिक्स समाज सेवा के लिए, इस रूप में उसको देखकर हमने इसको ज्वाइन किया। और ज्वाइन करने के बाद मैं स्टूडेंट यूनियन के इलेक्शन लड़ने के बाद तमाम NGOs के साथ जुड़ा, रोटरैक्ट, रोटरी, इनका मेंबरशिप लेकर इसमें लगातार सर्विसेज देता रहा। तो उसके बाद तमाम प्रोग्राम करता था, यूथ टैलेंट के प्रोग्राम करता था, एकेडमिक प्रोग्राम करता था, मतलब सोसाइटी और सोशल काज के लिए तमाम प्रोग्राम करता था। तो एक दिमाग में ये आता था कि अगर हम किसी का साथ दें और किसी की मदद करें तो उसके लिए एक कोई पॉलिटिकल अगर बैकग्राउंड हो और उसका प्लेटफॉर्म मिल जाए तो ज़्यादा लोगों की मदद की जा सकती है। तो उस वक्त समाजवादी पार्टी के नेता मुलायम सिंह यादव जी और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की आइडियोलॉजी से मैं बिलोंग करता हूँ, महात्मा गांधी जी की आइडियोलॉजी से मैं बिलोंग करता हूँ। तो मुझे ये पार्टी सूट करी और नेताजी का काम करने का जो तरीका था, वो तरीका मुझे ऐसा लगा कि वो नहीं, मैं जो करता हूँ वो नेताजी को देख के करता हूँ और उन्हीं को रिजेंबल करके मैंने अपनी पॉलिटिकल जो मूवमेंट था उसको बढ़ाया। नेताजी की सोच थी कि समाज के अंतिम पायदान पे खड़े व्यक्ति को अगर आप अपनी वेलफेयर सर्विसेज प्रोवाइड करा सकते हो तो पॉलिटिक्स का मतलब है। पॉलिटिक्स की डेफिनेशन वही होती है। पॉलिटिक्स की डेफिनेशन ये नहीं होती कि आप पॉलिटिक्स में आए और आपने अपना पर्सनल काम करना शुरू कर दिया, पर्सनल वेलफेयर शुरू कर दिया। तो ये पॉलिटिक्स की डेफिनेशन नहीं है जो अभी बदली हुई नज़र आ रही है। अभी तो पॉलिटिक्स की डेफिनेशन बिल्कुल ही बदल गई है। करंट सिनारियों में तो बाई हुक और बाई क्रुक, जिस समय हमारे देश के अंदर राजशाही थी, राजतंत्र था, उन लोग किसी भी तरीके से सत्ता को हासिल करते थे, चाहे सामने उनका बेटा हो, सामने उनका बाप हो या चाचा हो। अगर उनके राजतंत्र में वो रोड़ा होता था तो उसको उन लोग बाकायदा उसको अपने रास्ते से हटा देते थे। तो अभी भी कुछ ऐसा ही दिख रहा है। आज की पॉलिटिक्स भी उसी दिशा में जा रही है कि हमको राज करना है। और वो राज करने में कोई हिंदू मुस्लिम नहीं है। ये तो एक कंसेप्ट बना दिया गया है। राज करने में अगर कोई भी व्यक्ति, चाहे वो किसी भी कास्ट का हो, अगर सत्ता को में बाधक बन रहा है तो उसको हटा दिया जा रहा है। तमाम ऐसे एग्जाम्पल रहे हैं, तमाम एपिसोड बना के बड़े बड़े पैमाने पर इसकी स्क्रिप्ट तैयार करके एक पब्लिक में एक मैसेज दिया, एक जहन बनाया। अब वो चाहे गोधरा कांड हो, अब वो चाहे बाबरी मस्जिद, राम मंदिर कांड हो, इस तरीके से तमाम जो एक पोलराइजेशन के जो तरीके होते हैं सत्ता को हासिल करने के लिए, उसका यूज़ किया गया।
तो इस पॉलिटिक्स में और आज की पॉलिटिक्स में जो समाजवादी पार्टी के नेता मुलायम सिंह यादव जी, राम मनोहर लोहिया जी, महात्मा गांधी ने शुरू की थी, ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। हमें वो पॉलिटिक्स जो वो सूट करती है और आज की पॉलिटिक्स में सूट नहीं करती। लेकिन इन इन परिस्थितियों को अपने दिमाग में बिठा के कि हमें समाज सेवा करने के लिए जो भी चैलेंजेस हो उसको खूबसूरती से स्वीकार करके अपने काम पे लगे रहना है। तो स्टूडेंट लाइफ के बाद फिर हमने समाजवादी पार्टी की 2003 में एक्टिव पॉलिटिक्स शुरू की और 3 के बाद 2012 में हमको पार्टी ने अपना कैंट समाजवादी पार्टी से उम्मीदवार बनाया और मेरा परफॉर्मेंस अच्छा रहा। फिर उसके बाद 17 में भी पार्टी ने मुझको टिकट दिया। कुछ पार्टी की अपनी पॉलिसीज़ और मजबूरी का मैं मेरे सामने आई तो मुझसे कहा गया कि अब आप इसको छोड़ दीजिए। हालांकि टिकट के बाद ईवीएम में भी निशान था और 6000 वोट भी मिले थे मुझे, तो मैंने उसको छोड़ दिया कांग्रेस के फेवर में। कुछ गठबंधन का सिनारियो बन रहा था। उसके बाद फिर आपके सामने एमएलए की शक्ल में बैठा हूँ मैं और ये मेरा पॉलिटिकल स्टार्टिंग करियर था और उससे लगातार मैं यहाँ तक आ गया हूँ। आपने बोला अंकल बहुत से लोग पॉलिटिक्स पर्सनल यूज़ में यूज़ करते हैं, उसका एग्जांपल देंगे पर्सनल यूज़ जैसे कि? देखिए, 2 तरह के पर्सनल यूज़ होते हैं। एक तो आपको ग्रास रूट पे अपना फाइनेंशियल बैकग्राउंड स्ट्रॉन्ग करना होता है और एक जब आपका पूरा फाइनेंशियल बैकग्राउंड या तो स्ट्रॉन्ग किसी भी ज़रिए हो चुका होता है या आप किसी भी, चाहे वो आप बिजनेसमैन के रूप में आते हो, तब आपकी पैसे की भूख मर जाती है, फिर आपकी सत्ता की भूख शुरू हो जाती है। ऑर्डर 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 इस तरह की भूख शुरू हो जाती है। तो उस भूख को हासिल करने के लिए, उस भूख को मिटाने के लिए, भूख को मिटाने के लिए सत्ता ही उन्हें चाहिए होती है। तो आज के दौर में आप ये देखेंगे, उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी जो एक धार्मिक स्पिरिचुअल मठ से आते हैं और जिनको सब कुछ मिल चुका होता है, जो योगी होते हैं, अब उनको लगता है कि इससे हमारी सेवाएं पूरी नहीं हो रही हैं उनके हिसाब से। निश्चित रूप में मैं मानता हूँ कि उनको धन की आवश्यकता नहीं होगी, लेकिन उनको बल की आवश्यकता, सत्ता की आवश्यकता, बायहूक उसकी आवश्यकता रही। तो इसी प्रकार से तमाम और बिजनेस टाइकून हैं। तो 2 तरह की पॉलिटिक्स इसलिए, बहुत से लोग सिर्फ आते हैं कि हमें इलेक्शन लड़ें या न लड़ें, हमें रुपए कमाने हैं, हमें अपना फाइनेंशियल बैकग्राउंड स्ट्रॉन्ग करना है। इसको एक इंडस्ट्री समझ लिया पॉलिटिक्स को आज के सिनारियो में। तो जब तक ये लोगों के दिमाग में इंडस्ट्री का स्वरूप, अगर जो इंडस्ट्री है उसको बंद कर दिया है नेताओं ने और पॉलिटिकल करियर को इंडस्ट्री बना लिया। इसमें कह दिया कि हम, अगर हमारे घर में ये कंसेप्ट बन गया लोगों के 4 बच्चे तो एक को नेता बनाएंगे। पहले होता था डॉक्टर, वकील, इंजीनियर बनाएंगे, अब एक को नेता बनाएंगे, एक को डॉक्टर बनाएंगे, एक को वकील बनाएंगे। अब तो ये होने लगा। और नेता क्यों बनाएंगे? नेता इसलिए बनाएंगे कि उनको अपना फाइनेंशियल बैकग्राउंड स्ट्रॉन्ग करना है। डेफिनेशन बदल गई है। आज की डेफिनेशन वो नहीं है जो सियासत की डेफिनेशन एक्चुअल है। तो ये है इसका। अंकल आपने 2003 में पहली बार पॉलिटिक्स ज्वाइन करी? नहीं, पॉलिटिक्स में तो मैं था ही। मैंने पार्टी पॉलिटिक्स जो है 2003 से स्टार्ट की, बल्कि यूँ कह सकते हैं 2003 से भी पहले से की हमने। समाजवादी पार्टी की जब स्थापना भी नहीं हुई थी, समाजवादी जनता पार्टी थी, तो समाजवादी जनता पार्टी का कानपुर में एक उम्मीदवार यहाँ पे लोकसभा का चुनाव लड़ा, तो उस उम्मीदवार का मैं कैंट का प्रभारी रहा। उस समय समाजवादी पार्टी की स्थापना नहीं हुई थी, समाजवादी जनता पार्टी थी। उसके बाद फिर आपस में लोगों के विचार नहीं मिले तो लोगों ने अपनी अपनी आइडियोलॉजी से अपने दल बना लिए, फिर समाजवादी जनता पार्टी हुई। मैं स्थापना से ही, पहले से ही मैं नेताजी का फॉलोअर था, लेकिन 2003 में शहर की पॉलिटिक्स में मेरा इन्वॉल्वमेंट हुआ, सिटी पॉलिटिक्स में। पार्टी पॉलिटिक्स में पहले से कर चुका था, सिटी पॉलिटिक्स में। और फिर 2003 से फिर लगातार मेहनत करते करते 12 में, फिर 17 में, फिर 22 में। उसके बाद फिर मैं इस पार्टी में अपने आप को मैं फिट बैठता हूँ, क्योंकि हमारे पार्टी के नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी जो एक विजनरी लीडर हैं, जिनका विज़न दूसरे दल के लोग चाहे आलोचना जितनी करें, जिस तरह हमारे नेताजी की आलोचना लोग करते थे, और उसके बाद आपने देखा होगा कि जो लोग आज आलोचना करते थे जब उनका निधन हुआ, तो दुनिया का और देश का कोई बड़ा नेता ऐसा नहीं था जिसने उनके दुनिया से जाने के बाद दुख जाहिर ना किया हो। किसी ने आके किया हो, किसी ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से किया।
तो नेताजी के आलोचक भी नेताजी को जिस तरीके से फॉलो करते थे वही गुण हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी के अंदर है। एक तो इतने हम्बल है वो, एक तो ग्रास रूट पे हैं, लोगों को समझना, उनका गरीबों का दुख दर्द समझना, क्योंकि उनका भी बैकग्राउंड नेताजी का जो था वो एक छोटे से टीचर के उससे था। तो वो सारी चीज़ें हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी के अंदर हैं। उनका विज़न है कि देश के सर्व समाज के अंदर एक डेवलपमेंट का विज़न हो, एक एजुकेशन का विज़न हो, मतलब हर क्षेत्र में हमारा प्रदेश देश तरक्की करे और उसका फ़ायदा हर स्टेक होल्डर उठाए, कोई पर्टिकुलर स्टेक होल्डर ना हो उसका। तो अखिलेश यादव जी जैसा नेता देश को चाहिए। अखिलेश यादव जी जो विज़न लेके आए हैं, जो मात्र उन्हें 5 साल सत्ता में मिला, तो विदेशों तक, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी तक अखिलेश जी के काम को, उनके डेवलपमेंट के विज़न को रिसर्च करके वहाँ की किताबें लिखी गई, उन पर लिखी गई किताब आपने देखा होगा। अभी हमारे अखिलेश जी ने हम विधायकों के मार्फत योगी जी को वो किताब भी भेंट करी। तो अखिलेश जी जैसा नेता हिंदुस्तान को वो मिल जाए तो निश्चित रूप में अखिलेश यादव जी, मैं ये नहीं कहता हूँ कि राहुल गांधी कहीं से कमज़ोर है, क्योंकि राहुल गांधी जी का बैकग्राउंड जो है ज़रूर कुछ है, लेकिन उनका बैकग्राउंड डायरेक्ट इंदिरा जी से नहीं है। तो उनका इंटरेस्ट किसी और जगह था, वो एक जेंटलमैन हो सकते हैं, सब बातें हैं, लेकिन एक लीडरशिप को की, एक विज़न की क्वालिटी में परिपक्वता की अभी थोड़ी ज़रूरत है। पॉलिटिक्स में अंकल आने के लिए पैसा बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लोग कहते हैं चुनाव लड़ने के लिए, किसी भी काम को करने के लिए, जब आप जब पॉलिटिक्स में जुड़े तब कोई फैमिली बिजनेस था, बैकग्राउंड स्ट्रांग था? देखिए, मैं एक मध्यम वर्गीय परिवार से आता हूँ और मेरे पिताजी कानपुर में एक एक्सपोर्टर के रूप में थे और उनका एक्सपोर्ट का काम था। मैंने वकालत पास की और अपना बिजनेस भी किया। तो उनका अपना था बिजनेस, लेकिन हमारे पिताजी का देहांत जल्दी हो गया। तो उसके बाद फिर हम लोग उस लाइन में न जाके हमने अपनी लीगल सर्विसेज प्रोवाइड कराई और उसके माध्यम से अपना एस्टेब्लिशमेंट मजबूत किया। मजबूत करने के बाद जो हमारी ज़रूरतें थी जब हमें पूरी लगने लगी तो हम इलेक्शन पॉलिटिक्स में आए। तो आपको लगा कभी, जब आप पॉलिटिशियन बनने से पहले और जब आप एडवोकेट के लिए कर रहे थे पढ़ाई, तो आपके दिमाग में कहीं ना कहीं बैठा हुआ था कि मुझे पॉलिटिक्स जाना ही जाना है? देखिए, एडवोकेट की पढ़ाई मैंने इसीलिए की थी, जब आपको कानून की जानकारी होगी तो आप समाज में जो उसके साथ अन्याय हो रहा होगा तो संवैधानिक रूप से आप उसको न्याय दिलाने के लिए सक्षम होंगे। आप अपनी बात को संबंधित प्लेटफॉर्म पे कानूनी तौर पे मजबूती से रख पाएंगे। अगर आप मसलन आप इंजीनियर हैं या मसलन आप कोई भी कुछ भी हैं, अगर आपके अंदर लीगल जानकारी की ज़रूरत नहीं आएगी तो आप चाहे जितने बड़े पढ़े लिखे हों, लेकिन आपको उसके लिए फिर किसी एडवोकेट को, किसी लीगल सर्विसेज कंपनी को हायर करना होगा, उससे पूछना होगा कि हम पर्टिकुलर चीज़ पर्टिकुलर पर्सन से कैसे रखें, क्या इसमें कौन कौन से कंटेंट डालें, इसमें एक्ट में कौन कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो ये हमारे समाज को रिलीफ दिला सकती हैं। तो हमको ये लगता है, वैसे तो हर फील्ड का आदमी होना चाहिए, क्योंकि जब हर फील्ड का आदमी पॉलिटिक्स में होगा तो निश्चित रूप में जब सारी जानकारियाँ एक गुलदस्ते में इकट्ठा होंगी तो एक कैबिनेट बनेगी और वो कैबिनेट देश और प्रदेश के विकास में के लिए ज़्यादा कारगर होगी अगर वो स्वयं अच्छे लोग होंगे उसमें। तो एडवोकेट की पढ़ाई केवल इसलिए की कि हम न्याय ज़रूर दिला देंगे और न्याय दिलाने से लोगों के अंदर जो एक अन्याय की जो उनके साथ होता है, जहाँ पे उन्हें लगता है थाने चौकी में हमारे खिलाफ अन्याय हो रहा है और गैरकानूनी तरीके से कहीं उनको लगता है कि हमको इन्वॉल्व किया जा रहा है, इसी प्रकार और भी तमाम चीज़ें हैं। तो वो सारी चीज़ें आप अगर इस पढ़ाई के माध्यम से, वकालत के माध्यम से अगर राजनीति करते हैं तो आपको उसका फ़ायदा मिलता है। नेताजी से मैं पहली बार जब मिला था तो नेताजी ने, चूँकि मैं नेताजी के गाँव से ही हूँ, मैं करहल का रहने वाला हूँ मैं, तो नेताजी ने मुझसे सीधा पूछा कि क्या करते हो। उस टाइम मैं छात्र मतलब राजनीति में था। तब उन्होंने कहा कि तुम, क्योंकि नेताजी स्टूडेंट लीडर को बहुत पसंद करते थे, जहाँ पे भी स्टूडेंट लीडर होता था तो उनकी चिट्ठियाँ आती थी स्टूडेंट लीडर के पास, उनको ऑफिस में बुलाते थे अपने, उनको सम्मान करते थे। जो यूनियन के अध्यक्ष, महामंत्री या जो भी यूनियन आती थी उसको बाकायदा बुलाया जाता था।
तो उसी समय हमारी नेताजी से मुलाकात हुई और उनसे मिलकर मैं इतना इम्प्रेस हुआ कि देश का इतना, उस समय भी नेताजी का जो विज़न था, तो मुझे लगा कि नेताजी इतने बड़े नेता हैं और उनकी सरलता और उनका स्वभाव ऐसा ज़मीनी है, मुझे लगता ही नहीं कि देश के बड़े नेताओं में से, लगता है कि एक हमारी तरह एक इंसान है। हमारी कमियों को हमसे कहते थे कि अपने पड़ोसी का ख्याल रखना, हमसे कहा अपने पड़ोसी का ज़रूर ख्याल रखना, अपने मोहल्ले पड़ोस में जहाँ जिसको ज़रूरत हो उसको सुख सुविधाएं जहाँ पे उसकी ज़रूरत हो तुमसे पूरी हो सकती है। हमसे जब भी मिले उन्होंने यही कहा, अपने पड़ोसियों का ख्याल रखना और याद रखना कि जो भी समाज के अंतिम पायदान का व्यक्ति तुम्हें दिखे उसको गले लगाकर उस तक पहुंचने का, उस तक सुख सुविधाएं पहुंचाने का प्रयास करना। ये सारी बातें नेताजी की जो थी दिल को छूने वाली थी। और समाज में, दुनिया में आदमी आता है तो समाज सेवा का जब जिम्मा लेता है तो उसको इन सारी चीज़ों को जो नेताजी की थी अगर अपने दिल में रख के चलता तो सच्चा समाज सेवक वही हो सकता है जो मेरे नेताजी थे। आप कैसे मिले थे सर उनसे? वो उनसे मैं मर्चेंट चैम्बर हॉल में कोई प्रोग्राम था, उसी प्रोग्राम में मैं मिला था पहली बार। हाँ। इस कानपुर में सपा को लेके बहुत से लोग प्रेसिडेंट को लेके नाखुश हैं, खास में से आप भी हैं। आप उस पर क्या कहना चाहेंगे, ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि पार्टी चाहती है कि एक पार्टी की इमेज अच्छी बनी रहे, लोगों तक ये सब ना जाए, मैसेज ना पहुंचे। देखिए ऐसा है कि जो जिस भी पार्टी का, संगठन का जो भी अध्यक्ष या प्रेसिडेंट होता है, जो भी उसका काम ये होता है कि शहर के सारे लोगों को, नेताओं को एक टेबल पे बिठा के एक साथ शहर के तमाम समस्याओं पर चर्चा करें और ना कि चर्चा करें बल्कि जो वर्तमान में जो हो रहा है वो इसके विपरीत हो रहा है। विधायकों का मतलब जैसे विधायक कोई वर्तमान अध्यक्ष से विधायकगण जो है दुश्मनी लेके विधायकी कर रहे हों या वो विधायक को विधायक ना समझें, विधायक को अपमान करें तो इसमें वो समझें कि इसी में मेरी पॉलिटिक्स पड़ रही है। सारे विधायकों को एक दूसरे से कहें कि तुम फलां के हो, तुम फलां के हो, उनको अपमान करके वो ये सोचें कि मेरी नेतागिरी इसी में चमक रही है। और विधायक, भाई देखिए जब भी कोई विधायक होता है उसके उतने ही प्रतिद्वंदी भी होते हैं। अगर आपके प्रतिद्वंदियों को बुलाकर आपसे उस खाई को और गहरी करने का काम करा जाए तो वो एक प्रेसिडेंट की इमेज पर शोभा नहीं देता। जो वर्तमान आपने सवाल किया, मीडिया के कई लोग मुझसे पूछ चुके हैं कि आपके यहाँ इस संगठन में क्या है इस तरह से, तो अध्यक्ष जी को विधायक नहीं पच रहे हैं। उनको लगता है कि हम ही को विधायक, सांसद, अध्यक्ष सब हम ही को होना चाहिए। उनको विधायक नहीं पच रहे हैं। मेन काज ये है, विधायक एक के बाद दो, दो के बाद तीन हो गए, उन्हें लगता है कि हम क्यों नहीं हो गए। तो ये सारी चीज़ें हैं राजनीति में। अगर वो राजनीति के प्लेटफॉर्म को इस तरह से यूज़ करेंगे तो बहुत दिन ये प्लेटफॉर्म हमें नहीं लगता कि चलेगा। उनको भी अपनी जो सीमाएं हैं उसको समझना चाहिए, जो जिम्मेदारी पार्टी ने उनको दी है। अध्यक्ष का काम यह है कि सबको एकजुट होकर पार्टी की गुटबाजी को खत्म करे। अगर गुटबाजी को बढ़ा रहा है तो पार्टी को कमजोर कर रहा है अध्यक्ष। पार्टी के अंदर अगर कई गुट पैदा कर रहा है तो अध्यक्ष पार्टी को कमजोर कर रहा है। विधायक तो अपने क्षेत्र में इतना बिजी रहता है, उसको अपने क्षेत्र की समस्याओं से, क्षेत्र के मतदाताओं से को मेंटेन करने में, क्योंकि देखिए विधायक सरकार बनाता है। बिल्कुल। अगर हमारी पार्टी के विधायक ज़्यादा होंगे तो हम अपने नेता अखिलेश यादव जी को 27 में मुख्यमंत्री बना पाएंगे। और जहाँ ये इस तरह की गुटबाजी विधायकों को कमज़ोर करने की अगर की गई, अभी आपने देखा होगा, आपने किया तो मैं बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, कभी एक प्रकरण हुआ, उसमें उस प्रकरण में उन्होंने यूँ समझ लिए कि इनडायरेक्ट वे में मेरे ऊपर हमला कर दिया, राजनीतिक हमला। तो अगर हमारे नेता ने किसी जगह पे कहा कि आप इधर से उधर बैठ जाओ, तो उसको समाज के सामने मतलब विधायक की इमेज को कमजोर करने की नज़र से ऐसा पेश किया जिसमें देखिए पार्टी के नेता हमारे अखिलेश यादव जी, वो अगर हमसे कहेंगे तुम गेट के बाहर खड़े हो जाओ, हम विधायक तो उन्हीं से हैं ना, सही है। तुम इधर नहीं आओ, तो जो वो कहेंगे तो हमें करना पड़ेगा। अब वो ऐसा कहेंगे भी क्यों? बिल्कुल। अगर ज़रूरत होगी कि भाई अभी आप यहाँ ना आइए, यहाँ ना बैठिए, किसी से भी XYZ से, तो उसको अगर आप दूसरी तरह पेश करेंगे तो उसमें हमारी पार्टी की, उस आदमी की इमेज तो कम डाउन होगी जिसको आप डाउन कर रहे हैं, लेकिन हमारी पार्टी की इमेज डाउन होगी। इन्होंने जो जिस तरीके से वीडियो को चलवाया, उसमें जो हमारे नेताजी के बारे में लोगों ने बात करी, तो
ये अपनी मतलब जो एक वो गलत महत्वाकांक्षा को पूरा करने के चक्कर में ये इस तरह की बातें इन्होंने करी, जो समय समय पर करते रहते हैं ये। तो इससे कोई फर्क पड़ता नहीं है किसी पे, इससे पार्टी जरूर कमजोर होती है। पार्टी को कमजोर ना करे, और नेताजी की पार्टी मजबूती के साथ 2027 में अखिलेश जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए कटिबद्ध है। और उसमें कैसे हम लोग एक दूसरे का साथ दें, हम सबको ये काम करना चाहिए। तो ये जो आपका सवाल है, फिर ये सवाल ही नहीं होगा, फिर सब मिलकर काम करेंगे। अभी हम इस पोजीशन में नहीं है कि हम किसी दरोगा का ट्रांसफर करा पाए उसकी गलती से, या दरोगा को हम कह पाएंगे किसी, मतलब अगर वो किसी को गलत बंद कर रहा है, मुझसे कह दें कि भाई छोड़ दो इसको। विधायक जरूर है, लेकिन सत्ता का प्रभाव जब होता है किसी पुलिस पर, और जो इस समय है, तो फिर वो वही बात होती है कि हम ना विकास में उतने भागीदार बन सकते हैं, ना न्याय दिला सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं इसमें। तो मैं समझता हूँ कि संगठन को पार्टी हित में काम करना चाहिए, और पार्टी कैसे मजबूत हो इसमें काम करना चाहिए। बल्कि ऐसा संगठन होना चाहिए कि अगर शहर में 3 विधायक हैं तो तीनों विधायक अध्यक्ष के पास जाएं और अध्यक्ष से कहें कि जहाँ कोई विकास होना हो जिस विधानसभा में, आपके माध्यम से अगर मेरे पास आएगा, मेरा वो कार्यालय जो पार्टी का कार्यालय है, जो हम सब का कार्यालय है, वो कार्यालय विकास की धुरी बने, और अध्यक्ष के माध्यम से सारे तीनों विधानसभा के काम हों। अध्यक्ष जो प्रस्ताव भेजे कि देखिए विधायक जी, आपके क्षेत्र से हमारे पास ये शिकायत आई है, इस शिकायत का निस्तारण आप कैसे करेंगे, इसको आप देखिए। अध्यक्ष तीनों विधायकों को इस तरह से अगर ट्रीट करेगा तो निश्चित रूप में एक तारतम्य बनेगा। जो काम अध्यक्ष का है वो और शोभा देगा, और जो विधायक का काम है अगर कहीं से कमजोरी हो रही है तो विधायक की वो कमजोरी को मजबूत करेगा अध्यक्ष। लेकिन इसके विपरीत कर रहे हैं, किसी ने आके कोई अगर शिकायत कर दी तो उसको और गाढ़ा कर दिया। तो दरअसल ये तो शिक्षा का अभाव भी मैं समझता हूँ कि अगर आपको आगे बढ़ना है तो जो जिम्मेदारी आपको दी गई है उस जिम्मेदारी को अगर पूरी ईमानदारी से पूरी शिक्षा के अनुरूप निभाएंगे तो आप किसी भी तरीके से आलोचना का शिकार नहीं होंगे। आपकी नज़र में लगता है कि विधायकों की आलोचना ज़्यादा हो रही है हमारी वजह से, लेकिन समाज में जो हो रहा है वो दूसरी चीज़ है। भाई हम लोग पार्टी का एसेट्स हैं, हम पार्टी की पूंजी हैं। हमको आज जो कुछ भी हम हैं आज पार्टी ने ही हमको बनाया है। और निश्चित रूप में देखिए टिकट सब मांगते हैं, पार्टी टिकट उन्हीं को देती है जो टिकट की मेरिट पे सही उतरते हैं। टिकट की मेरिट ग्रास रूट पे पर्टिकुलर उम्मीदवार की वर्किंग को देखा जाता है, उसका समर्पण देखा जाता है। मैं ही हूँ, मैं 2010 से कैंट को 2010 से मतलब एक सड़क को नाप रहा था। 12 हारा, नहीं छोड़ी, 17 में बिठाया गया, नहीं छोड़ी, 22 में टिकट मिला। अब जब विधायक बन गया तो और मजबूती के साथ लगाऊं। तो कुछ लोग तो ऐसा होता है चुनाव के समय आते हैं, कहते हैं मैं बड़ा अच्छा उम्मीदवार हूँ, और मेरी पार्टी ने मुझ पर लगातार 3 बार भरोसा केवल इसलिए किया कि मैंने अपनी विधानसभा को नहीं छोड़ा। और जिसने नहीं छोड़ा वो अपना विधायक है, चाहे वो सीसामऊ हो, चाहे आर नगर हो, जो भी है। अगर आपकी वर्किंग, भाई पार्टी किसी को भी टिकट देती है, पार्टी का बहुत वोट है, लेकिन कैंडिडेट का अच्छा बुरा होना पार्टी के फैसले पर पॉजिटिव और नेगेटिव प्रभाव डालता है। कैंडिडेट का अच्छा ना होना में पार्टी का तो एक अपना वोट बैंक है, वो आपको पार्टी दे रही है टिकट की शक्ल में। अब अगर आपकी वर्किंग है, समाज में आपकी एक छवि है, तो फिर वो उस छवि, उस वर्किंग से पार्टी के वोट बैंक में 4 चांद लगता है और उचित होती है। तो कोई ये अक्सर ये बातें जो इन लोग करते हैं, तमाम ऐसे लोग जो पार्टी को कमजोर करने वाली होगी, तो उससे अगर बचेंगे तो पार्टी की सरकार बनेगी। पार्टी की सरकार बनेगी तो उनका भी सम्मान बढ़ेगा, एक बार अध्यक्ष का भी सम्मान बढ़ेगा, नगर अध्यक्ष का भी बढ़ेगा, विधायक का भी बढ़ेगा। और जब पार्टी की सरकार आपकी गुटबाजी की वजह से नहीं बनेगी, खुदा न खास्ता, तो ना आपका सम्मान बढ़ेगा ना हमारा बढ़ेगा। तो इस सब चीज़ों से बचना चाहिए। आपने बोला ठीक, सपा में सबसे इम्पोर्टेंट है जो आपने बोला कि लड़ाई चल रही है, थोड़ी बहुत गठबंधन हो जाते हैं, बीच बीच में ब्रोक हो जाता है मामला। अभी नसीम जी के ऊपर भी एक हुआ था, जब वो चुनाव लड़ रही थी तब भी उस टाइम पे उनको बुलाया गया था फ़ोन करके विद इन आवर, उनके आपके प्रेसिडेंट ने। अच्छा, आपने वीडियो मैंने देखा था, उनको बुलाया गया था, एक वो बाहर थे अपना चुनाव का प्रचार कर रही थी, ये आपका स्टेटमेंट था, आपने बोला था वो चुनाव का प्रचार कर रही थी, तब उनको कॉल करके बुलाया गया स्पेशली। कहाँ पे बुलाया गया? प्रेसिडेंट के द्वारा, जब 1 घंटे के लिए जब वो कहीं चुनाव का प्रचार कर रही थी, मैंने वीडियो देखा था। अच्छा, हाँ ध्यान नहीं आ रहा, बुलाया होगा। हाँ,
तब आप कह रहे थे वो भी चीज़ें बहुत ख़राब हो जाती हैं, मैं आगे बढ़ा था हाँ पीछे। हाँ, कंटिन्यू हाँ। आदमी चल रहा है और एकदम से आप फ़ोन करके बुला लो तो एक रिदम टूट जाता है। तो वो रिदम को जोड़ने के लिए आपको अपनी ड्यूटीज़ को ईमानदारी से धरातल पर लाना पड़ेगा, और वरना रिदम को तोड़ने के तो तमाम बहाने हैं। खैर वो हम लोग की एकजुटता ने नसीम सोलंकी को जिताया। हम लोग की स्ट्रेटजी उसमें जिम्मेदारी, क्योंकि 2 विधायक थे और तीसरा हमारा जेल में था, जहाँ पर जिम्मेदारी विधायकों के ऊपर ज़्यादा इसलिए थी कि जनता विधायकों की बात को, इसलिए ये इसमें विधायक का भी एक तरीके से टेस्ट था कि अगर आपका विधायक पब्लिक डोमेन में अच्छा नहीं है तो वो भले विधानसभा कोई हो किसी की हो, तो उसका नेगेटिव इम्पैक्ट वहाँ भी पड़ता है। तो अगर निश्चित रूप से हम लोग विधायक दोनों हैं, शहर भर की समस्याएं आती हैं जो पुलिस से इससे उससे संबंधित, तो हम लोग जितना बन पड़ता है उसको पूरा करते हैं, तो उसका फायदा इस चुनाव में मिला। रणनीति हम लोग की जो थी, ग्रास रूट पे रणनीति थी, उस रणनीति को हम विधायकों ने, हमारे साथी विधायक ने, और जो भी विभिन्न प्रदेश से विभिन्न कार्यकर्ता आए, उन लोग से हमको सहयोग मिला। नगर में तो जो चल रहा था उसके बारे में मैं बहुत बात नहीं करूँगा। तो कुल मिला के एक सबका ज्वाइंट एफर्ट था, जिसमें ज्वाइंट एफर्ट में जिम्मेदारी हम लोग की ज़्यादा थी, और उस जिम्मेदारी में सफलता मिली निश्चित रूप में, तो हम लोग का मनोबल बढ़ा। हमें ऐसा लगता है कि इस सफलता को अब हम लोग 2027 तक इतना मजबूत कर देंगे कि आदरणीय मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी ही होंगे इंशाअल्लाह। 2027 के इलेक्शन को अंकल आप कैसे देखते हैं? देखिए 27 में इस समय जो हमारी पार्टी का विज़न है, पीडीए, पीडीए का मतलब ये नहीं है कि पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक, आधी आबादी भी है, जो नेग्लेक्टेड अगड़े हैं वो हमारे साथ हैं, जो इस तरह के अगड़े हैं जिनको पार्टी जो सत्ता में है, तमाम ऐसी बड़ी जातियां हैं जिनको सत्तारूढ़ पार्टी ने नज़रअंदाज किया है, वो सब पीडीए के एक पीडीए के घटक है। और इस समय देश के सबसे बड़े नेता के रूप में पीडीए के जो महानायक के रूप में अगर आप देखेंगे तो अखिलेश यादव जी का ही नाम आएगा। जिस तरीके से पीडीए का गठन हुआ और 2024 में उन्होंने टिकटों का वितरण शानदार किया, और जिस तरीके से 2024 में 37 सीटें हमारी पार्टी को मिली, मैं समझ सकता हूँ कि मैं नेताजी से भी आगे हमारे नेता अखिलेश यादव जी ने, मतलब उनके अनुसरण पे, उनकी पक्षियों पे चलकर उनको उनसे भी आगे रिकॉर्ड तोड़ा सीटों को हासिल करने के लिए। 6 सीटें उस पार्टी को मिली जिसकी 1 सीट थी पूरे प्रदेश में, 5 उनकी प्लस हुई। कई कैंडिडेट हराए गए समाजवादी पार्टी के, चाहे फर्रुखाबाद का हो और मेरठ का हो, कई कैंडिडेटों को सत्ता के दबाव में हराने का काम किया भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने। तो नहीं तो हमारे जो 37 है ये हमारे अपने सिर्फ 48-49 सांसद होते और 6 इनके होते, 40 मतलब 50-55 के आसपास हम लोग यूपी से ला रहे थे, तो इनको लोकसभा में सरकार बनाने का कहीं मौका ना मिलता। लेकिन अब चूंकि सरकार हम लोग ने बाई एन प्रकोण बाईक्रुक बनानी थी तो बना ली। तो पीडीए में जिस मजबूती के साथ अखिलेश जी की लीडरशिप उभर रही है, विपक्षी दल उससे घबराकर तमाम गैर कानूनी तरीके, कभी अब देख रहे हैं मीडिया में आज एक मंत्री का बयान था, कैसे घिनौने बयान देकर वो अपनी राजनीति को आगे बढ़ा रहे हैं। एक कोई पुलिस वाले का बयान था, जैसे लग रहा है कि वो किसी पार्टी की विचारधारा को आगे बढ़ाने के लिए बयानबाजी कर रहा है। होली पे जो बयान आया था, होली, अरे ये होली गंगा जमुनी तहजीब का, आप तो कानपुर में रहते हो, तहजीब का एक ऐसा त्यौहार है कि कानपुर में गंगा मेला लगता है, और आप गंगा मेला में जाना, आप तो पत्रकार हो, उस गंगा मेला में तमाम स्टॉल मुस्लिम लोगों के लगते हैं जो अपने हिंदू भाइयों को बधाई देते हैं, गुलाल का टीका लगाते हैं, उनसे गले मिलते हैं, गुजिया खिलाते हैं। अब इस होली को क्या आप पेटेंट कर दो? ये होली कोई मुसलमानों की दुश्मन नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी के गलत बयानों से अराजकता फैलाकर उनके अराजक तत्वों द्वारा ये समाज में एक दूसरे के खिलाफ खाई पैदा करने वाले लोग जो है ये कामयाब नहीं होंगे। होली हो, दिवाली हो, ईद हो, बकरीद हो, हम सब एक दूसरे से हमेशा मिलजुल के मनाते आए। अच्छा, अब आज मिलजुल के मनाने वाली बात अगर हम करते हैं, आम सद्भाव की अगर हम बात करेंगे तो हमें लगता है बीजेपी को सूट नहीं करेगी। बीजेपी के ट्रैक से अलग है। उनका मंत्री अगर कोई बोल दे सद्भावना, तो कहीं सद्भावना तो क्या होती है, अगर आप उनसे बात कर लो तो उन लोगों के ट्रैक से अलग है, उनकी पिच अलग है। हमारी सद्भावना के पीछे उनकी
सांप्रदायिकता के पीछे है, तो वो अपनी पिच पे बैटिंग कर रहे हैं। और जब तक उनकी पिच में कोई सामने अच्छा बॉलर नहीं आएगा, और वो बॉलर अब आ गया अखिलेश यादव जी के रूप में, कि उनकी इस तरह की बयानबाजी से, इस तरह की आइडियोलॉजी से उनको क्लीन बोल्ड अखिलेश जी अकेले कर देंगे। अखिलेश जी में वो क्षमता है, वो विजन है, वो लीडरशिप है कि वो अब जिस दिशा में उनकी ये पार्टी आगे बढ़ गई है पीडीए के रूप में, अब उनको कोई छू नहीं पा रहा है। तमाम बैकवर्ड ने, दलितों ने, अल्पसंख्यकों ने अपना नेता मान लिया मजबूती से अखिलेश यादव जी को। तमाम अगड़ों ने अपना नेता मान लिया है जो उपेक्षित थे। तो अब हम लोग 82% पे है, वो 18% पे होंगे। 2 ही 4% अगर अगड़े हमारे जो उपेक्षित हैं वो भी हमारे साथ आ गए, तो हम 84-85% पे आ जाएंगे। और हम न्याय दिला पाएंगे उन लोगों को भी जो लोग अपने अधिकारों से वंचित हो रहे हैं। इनसे हम न्याय दिला पाएंगे उन पिछड़ों को जिनके आरक्षणों पे हमले हो रहे हैं। हम न्याय दिला पाएंगे उन अपने दलित भाइयों को, सफाई कर्मियों को, जिनकी नौकरियां अडानी या अंबानी की कंपनी आउटसोर्सिंग के माध्यम से खा रही हैं। हम न्याय दिला पाएंगे उन तमाम एसटी, एससी, ओबीसी को जिनके आरक्षणों पर तलवार लटक रही है। तो ये न्याय हम अखिलेश जी के नेतृत्व और उनके विजन पर ही दिला पाएंगे। इसलिए अखिलेश जी का दूर दूर तक विजन के मामले में कोई सानी है नहीं। तो अखिलेश यादव जी जैसी अब मेट्रो जब सबसे पहले मेट्रो कानपुर, हम लोग तो जानते नहीं थे, वो मेट्रो कह रहा हूँ, सॉरी, मेट्रो से पहले, मेट्रो बाद में अखिलेश जी लाए, उससे पहले एक्सप्रेसवे जो हम लोगों ने यूपी में देखा तो वो अखिलेश जी की वजह से देखा, जिसपे उन्होंने फाइटर प्लेन उतार दिया। फाइटर प्लेन उतारना मेरी उम्र में मैंने देखा कि सड़क पे फाइटर प्लेन उतारने का अगर विजन किसी ने धरातल पर ला के दिखाया है तो उसका नाम सिर्फ अखिलेश यादव जी है। मोदी जी ने उनको फॉलो करने की कोशिश की। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे में एक छोटी सी पट्टी बनाई फाइटर प्लेन की, ये पूरी सड़क इनकी एक्सप्रेसवे, जहाँ पे भी चाहो वहाँ फाइटर प्लेन उतार दो। तो अगर अखिलेश जी ने अपने 5 साल के कार्यकाल में अगर एक्सप्रेसवे दिया और मेट्रो को इंट्रोड्यूस किया कानपुर में, तो इन्हीं की नकल करके इन लोग नकल इनकी कर रहे हैं, उसी काम से क्वालिटी को खराब करके अपनी कंपनियों को, गुजरात की अडानी अंबानी कंपनियों को फाइनेंशियल लाभ पहुंचा रहे हैं। विजन तो ये दिखा रहे हैं अखिलेश जी का डेवलपमेंट का, लेकिन पैसा इसी तरीके से कमा के वो अपना, सड़कें टूटी पड़ी हैं एक्सप्रेसवे के नाम पर, सिर्फ घोटालों पे घोटाले हो रहे हैं। विजनरी लीडर मैंने इसीलिए कहा अखिलेश यादव जी हैं, पढ़े लिखे हैं, विदेश से पढ़ के आए हैं, इंजीनियर हैं, हर क्षेत्र में अच्छी सोच, हाजिर जवाब है। उनके किसी भी क्षेत्र के किसी भी बात में आप उनसे बात कर लो तो आपको लगेगा कि ये इस चीज़ के भी एक्सपर्ट है, दूसरे से बात कर लो लगेगा उसके भी एक्सपर्ट है। तो ऐसे नेता की ज़रूरत हमारे प्रदेश और देश को है, और सारे गुण अखिलेश यादव जी में है। आपको मतलब लगता है बीजेपी हिंदू मुस्लिम्स कराती है? बीजेपी के पास, देखिए, बीजेपी किसी हिंदू की हितैषी है ही नहीं। यादव भी तो हिंदू हैं, SC ST OBC भी तो हिंदू हैं, तो इनके ऊपर कुठाराघात की। नाम तुम हिंदुओं का ले रहे हो, काम तुम अडानी का कर रहे हो, अंबानी का कर रहे हो। जिस समय, अच्छा आप बताइए कि SC ST OBC की नौकरी जा रही है, और वहीं पर मुसलमान की नौकरी की बात आ जाए हिंदू मुस्लिम में, तो SC ST OBC की नौकरी 80% जा रही है, मुसलमान की 1% जा रही है, तो नुकसान किसका हो रहा है? भाई मुसलमान तो शुरू से ही शिकार रहा, पुराने ज़माने से, जब सत्ता दल जो भी थे, सच्चर कमेटी ने बता दिया 37% आज़ादी पहले थे, उसके बाद 1% बचे। तो मुसलमानों ने सोच लिया हमें टर्नर, फिटर, पेंटर, डेंटर बनकर अपनी जीविका को चलाना है। हमें अपने एक बच्चे को टर्नर बनाना है, एक को पेंटर बनाना है, एक को डेंटर बनाना है, एक को फिटर बनाना है। और ये भी नहीं बन पाए तो हम एक बिरयानी का पतीला कहीं किसी चौराहे पे खड़े होकर लगा लेंगे तो 1000-2000 रुपये कमा लेंगे, चाय का होटल लगा लेंगे, हम किसी घर की पुताई कर लेंगे। तो इस तरीके से मुसलमान एक स्किल वर्कर के रूप में उभर के आया, और मुसलमान की लड़ाई तो मैं नहीं समझता हूँ, इस लड़ाई से फ़ायदा मुसलमान को दिखा के फ़ायदा जो है केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी अपने चंद लोगों के लिए कर रही है। हिंदू भाइयों का कोई फ़ायदा नहीं। अब हिंदू वो भाई जो सत्ता में बैठे हैं, सरकार के मंत्री विधायक हैं, तो चूँकि वो विधायक बन गए, वो मंत्री बन गए, तो वो महिमा मंडप कर सकते हैं।
लेकिन वही मंत्री जी जो अभी आज बोल रहे थे, मुसलमानों से घृणा कर रहे थे, उनसे कह दीजिए कि इतने बैकवर्ड को नौकरी दे दो, इतने बैकवर्ड को, इतने SC ST OBC को नौकरी दे दो, ये सब हिंदू ही हैं। तब वो कहेंगे तमाम बहाने बना देंगे, ये तो आउटसोर्सिंग में है, ये तो अब नौकरी नहीं है, इसकी वैकेंसी नहीं है, हमारे शिक्षा मित्र का बुरा हाल है। शिक्षा मित्रों की जो दुर्दशा पूरे देश में प्रदेश में की है भारतीय जनता पार्टी ने, ये किसी से छुपा नहीं है। हमारे हमारे जितनी शिक्षक भर्तियां हैं, यानी जाने कितने हजार शिक्षक भर्तियों को रोका रखा है। तो ये सारी चीज़ें नौकरियों को इन्होंने ख़त्म कर दिया। हमारा हिंदू भाई जो पढ़ लिख कर, मैं हिंदू भाई पढ़ता था, हमारा हिंदू भाई पढ़ता था, हम मुसलमान जो थे उसके घर को बनाते थे, उसकी गाड़ी को बनाते थे, उसके मकान की पुताई करते थे, एक मजबूत तारतम था। तो अब वो हिंदू भाई भी वही करने लगा है, वो भी टर्नर फिटर पेंटर डेंटर की तरफ से बढ़ रहा है। जो मुसलमान करता था वही वो करने लगा। इनकी नज़र में हिंदू जो है वो खुद हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के चंद लोग हैं और कोई हिंदू नहीं है। और जो हिंदू है उसका वोट इन्हें चाहिए। और जैसे अब भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ कोई हिंदू बोल रहा है तो हिंदू नहीं है। मेरा जो मैंने कहा कि और कोई हिंदू नहीं है, तो वो इसी परिप्रेक्ष्य में कहा कि जो बीजेपी के खिलाफ बात कर ले वो हिंदू नहीं है, और जो बीजेपी के पक्ष की बात कर ले वो हिंदू है। अच्छा, मुसलमान अगर फ्रेम में ना हो ना, तो एक एक वोट के लिए लाले पड़ जाए इनको। तो इन्हें मुसलमान को गाली बकना, मुसलमान को बुरा कहना, मुसलमान का हुआ दिखाना। किसने कहा है कि होली में आप रंग न खेलिए? किसी ने कहा? ये बयान जो आ रहे हैं बेवकूफ़ी है। किसी ने कहा कि हम जुमे की नमाज पढ़ने जाएंगे, आपने रंग डाल दिया तो हम ये कर देंगे वो कर देंगे? किसी ने कहा क्या? किसी मुसलमान का एक भी बयान कोई दिखा दे जो किसी भी त्यौहार के खिलाफ आया हो। हम तो ये कह रहे हैं कि आप इस तरह के बयान क्यों दे रहे हो? अगर होली 1 बजे तक है तो हम हमारी नमाज भी 1 बजे तक, तो हम 1:30 बजे वाली नमाज पढ़ लेंगे, हम 2 बजे वाली पढ़ लेंगे, हमारे यहाँ 2:30 बजे का भी प्रोविजन है। आप इतना परेशान काहे हो रहे हो? हिंदू भाइयों को होली खेलने दो फ्रीली, उनको होली खेलने से कोई नहीं रोक सकता। और तुम्हारी इस तरीके की उलझुल के जो बयान है, इससे तुम्हारा वोट अब बढ़ने वाला नहीं है। बेवकूफ़ बना के जो तुमने बयानबाजी करके पोलराइजेशन का जो काम किया है, अब इसको जनता समझ गई है। अब ये बयान के बजाय अगर तुम काम करोगे, तुम OBC को, SC ST को नौकरियों में आरक्षण दो, उनके लिए वैकेंसीज खोलो। ये बयान तो जब ही देते हो ना कि तुम्हें वो करना नहीं है, बयान देना है। ये है कहानी। हाँ अंकल, आपने एक मंत्री का जिक्र करा था। मैंने किसी का नाम नहीं लिया। नहीं, नाम नहीं लिया, वो ठीक है अंकल, लेकिन अंकल आप खुल के थोड़ी सी बता सकते हैं उन्होंने क्या स्टेटमेंट दी थी, किस बारे में बात हुई थी? अरे उनको तो जानकारी ही नहीं है। हाँ भाई रह रहे हैं हिंदुस्तान में, कह रहे हैं अरब की बात कर रहे हैं। कह रहे हैं आप दुबई चले जाइए, वहाँ सुबह शाम दुकानें खुलती हैं, वहाँ खाने नहीं देते दिन में। इनको ये नहीं मालूम है कि दुबई में जितनी आज़ादी से हिंदू हो, सनातन और तमाम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आज़ादी से रह रहे हैं। ये दुबई इन्होंने सुना होगा, दुबई देखा नहीं होगा। दुबई चले जाएंगे, जाने कितने लोग वहाँ पे अपने वहाँ से बिजनेस करके अपने हिंदुस्तान की रोजी रोटी चला रहे हैं। और वहाँ के लोग कह रहे हैं, अब मैं दुबई तो छोड़िए, सऊदी अरब जो इस्लामिक कंट्री है, प्योर इस्लामिक कंट्री है, जहाँ पे मक्के मदीने में वहाँ पे दुकानें बंद नहीं रहती दिन में। हम तो अभी आ रहे हैं पास। इनको जानकारी केवल उतने हिस्से की है जहाँ पे इनको जानकारी नहीं है। भाई रह रहे हिंदुस्तान में, बात कर रहे हैं UAE की, बात हिंदुस्तान की एंकर कर रही थी, वो कह रहे, वो बता रहे, जवाब दे रहे थे UAE का। कह रहे तिरपाल लगा देते हैं, बुरखा बताओ, कह रहे हैं बुरखे में बुरखा ना पहनो, तिरपाल पहन के जाओ। तो इनकी आंखों में तिरपाल पड़ गए, ऐसे बात और कुछ नहीं है। जब अपनी आंखों से जब तिरपाल हटाएंगे तब इनको अकल आएगी। वो तिरपाल के पीछे से देख रहे हैं ना, तो इनको वही दिख रहा है जो देख रहे हैं। बीजेपी का एक स्टेटमेंट था कि सपा गुंडों की पार्टी है। अब आप बताइए, उन्हीं के नेता ने बोला था ऐसा। ये बात हालांकि अभी बहुत पुरानी हो गई, अब ये डायलॉग पिट गया। अब इस डायलॉग को कोई दम बचा नहीं, क्योंकि इतने गुंडे बीजेपी में पैदा हो गए हैं कि अब वो इसको मुंह से बोलने से पहले 100 बार सोचते हैं। अगर हमने जरा कह दिया जाने कितने रेपिस्टों के नाम ले लेंगे। IT सेल का कौन था वहाँ बनारस में, कौन था? अगर ये नाम लेना शुरू कर देंगे तो आपका ये पॉडकास्ट जो है, ये इंटरव्यू सिर्फ इसी पे ख़त्म हो जाएगा कि कितने गुंडे और कितने रेपिस्ट इसमें हैं। लेकिन अब हम बहुत ज़्यादा इसको कहना नहीं चाहते, सब जान गए दुनिया, प्रदेश का एक व्यक्ति जान गया है कि कौन गुंडा है कौन शरीफ है। 27 में इसका जवाब मिल जाएगा। एक MLA बनने में अंकल कितनी दिक्कत आती है? पार्टी जब टिकट बांटती है, किसी को टिकट देती है, उसको लेने के लिए, उसको पाने के लिए, और टिकट मिलती कैसे? नहीं, मैंने बताया टिकट आपकी वर्किंग से मिलती है, और हमारी पार्टी में तो टिकट हमेशा मेरिट पे मिली है, वर्किंग से मिली है। और MLA बनने में
अगर ट्रांसपेरेंसी से काम हो तो कोई दिक्कत नहीं आती है। उसकी वर्किंग जो अच्छा होता है उसको एमएलए नहीं बनना है। कैंडिडेट अच्छा हो, पार्टी अच्छा हो तो उसको कोई रोक नहीं पाता। लेकिन अब इस समय तो तमाम और चीज़ें उसके सामने एमएलए के कैंडिडेट, एमपी के कैंडिडेट को उसको भी फेस करना पड़ रहा है, सरकारी तंत्र से भी लड़ना पड़ रहा है। तो इसलिए दिक्कतें तो हैं। और जब आप ये देखिए, पॉलिटिक्स सबसे टफ जॉब है, एमएलए ही नहीं, आप नेता का लबादा ओढ़ दो तो इससे ज़्यादा गालियाँ किसी और पोशाक में नहीं मिलेंगी। आपको सबसे गालियाँ नेता के पोशाक में मिलेंगी, क्योंकि इतनी गंदी पॉलिटिक्स की डेफिनेशन को वर्तमान भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने कर दिया है कि अब आदमी नेताओं से दूर भागने लगा है। तो इसलिए नेता अपने आप में इस टाइम बड़ी चैलेंजिंग जॉब हो गई। बहुत किसी एक आदमी का काम ना करो, 99 का कर दो, वही बोल तो वही आपके पीछे पड़ जाएगा। ये बात। लेकिन ये इसी के बीच में से नेता निकलते हैं, देश बनता है, तरक्कियाँ होती हैं, देश की चर्चा होती है, क्षेत्र की चर्चा होती है, प्रदेश की चर्चा होती है। तो ये सब चैलेंजेस हैं, तभी होती है। अभी एक सपा के एक पार्टी के लीडर, उनका बयान आया था कि हम हुमायूं, बाबर, औरंगजेब की सोच पे चलते हैं। आप चलते हैं या आपका इस पर क्या बोलना? देखिए, हम तो इस्लाम के मानने वाले हैं। हमने कुरान पढ़ा और अपने अल्लाह के नबी की आइडियोलॉजी को, उनकी विचारधारा को, उनकी प्रोफाइल को अपने सीने में उतारा है। हम उनको मानते हैं और हम किसी को नहीं मानते। हम मोहम्मद साहब के मानने वाले हैं और एक अल्लाह है। हम बीच उसके बाद किसी को नहीं मानते। ना हम औरंगजेब को मानते हैं, ना हम बाबर को मानते हैं, ना हम अकबर को मानते हैं। हम सिर्फ एक को मानते हैं, अल्लाह को और अल्लाह के नबी को, प्रॉफिट मोहम्मद साहब को। हम किसी को नहीं मानते। ठीक है अंकल, 2027 के इलेक्शन में आप जनता से क्या अपील करेंगे जिससे जनता आपको वोट दे? जनता से अपील किया, जनता अपने संविधान को बचाने के लिए वोट दे, जनता आरक्षण को बचाने के लिए वोट दे, जनता दलितों, पिछड़ों पर हो रहे अत्याचार का से अपने आप को बचाने के लिए वोट दे। जनता के पास बहुत मुद्दे आ गए हैं, बेरोजगारी को बचाने के लिए वोट दे, महंगाई को बचाने के लिए वोट दे। जनता तो अब इन पिछले 10 सालों में इतनी त्रस्त हो चुकी है कि जनता को बताना नहीं पड़ेगा कि अब नेता ये बताए तब वोट दे। जनता खुद बैठी है, जनता के पास हर सवाल का जवाब है। आपने कल ये बताया था कि मुझे पे थ्रेट्स कॉल आते हैं, जब मैं एमएलए के लिए हुआ था मेरे पे डेथ थ्रेट्स के कॉल आए थे। देखिए, ये सब पुरानी हो गई बात है। सबका जवाब जनता ने दे दिया अपने मतदान से। अब वो लोग थ्रेटन हो गए हैं, जिन लोग हमको थ्रेट कॉल करते थे। जनता ने हमें वोट दे दिया, लाखों लोग मेरे साथ खड़े हो गए, कौन हमें थ्रेट करेगा। तो आपको अंकल लगता है बीजेपी की विचारधारा जो है वो बिल्कुल गलत है? बीजेपी की विचारधारा देश हित में नहीं है और देश को सूट नहीं करती है। देश के भविष्य को, देश के उज्जवल भविष्य को बीजेपी की विचारधारा बिल्कुल सूट नहीं करती है। आप बीजेपी की ये विचारधारा है कि मुसलमान वो जो बुर्खा पहनता है उसको त्रिपाल का बुर्खा पहना दो, ये विचारधारा किसी पार्टी की हो सकती है। तो जब ये विचारधारा बन रही किसी पार्टी में तो आप अंत भी उस पार्टी का भी सुन लेना। आज बहन जी की एक एमएलए बड़ी मुश्किल से है, 4 बार मुख्यमंत्री रही है, एक एमएलए बनाने के लिए तरस रहे हैं। हमने बहन जी के कार्यकाल में उनका विरोध करके भी देखा, इतनी दहशत थी। तो बेचारा आज भी वैसी दहशत भारतीय जनता पार्टी के रूप में है। लेकिन ये जनता जो है ना, किसी को 1 मिनट सर पे ताज बिठाती है, फिर 1 मिनट पैर में ले जाती है। मतलब आप बीजेपी की विचारधारा से खुश नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। हम क्या नहीं खुश है इस वक्त? 80-85% लोग खुश रही बीजेपी की विचारधारा से। कि आप यूथ को क्या बोलना चाहेंगे कि वो पॉलिटिक्स ज्वाइन करे या नहीं करे? देखिए, यूथ को पॉलिटिक्स में आना चाहिए, यूथ को पढ़ लिख कर पॉलिटिक्स में आना चाहिए। देश की मुख्यधारा से यूथ जब जुड़ेगा और देश के अंदर हो रहे तमाम सिस्टम को जब वो जानेगा, उन नेताओं से बाइस ना हो, खुद अपनी आँख से देखे, अपनी स्टडी से देखे। किसी पार्टी नेता से बाद में हो बाइस, जब वो सब कुछ धरातल पर देख लेगा, जब वो पॉलिटिक्स में आ जाएगा तो उसको कोई बेवकूफ़ नहीं बना पाएगा किसी यूथ को। अभी तो यहाँ से बैठ के हम लोग अपने भाषण से आपको बेवकूफ़ बना सकते हैं। सही बात है। तो इसलिए पॉलिटिक्स में आना चाहिए यूथ को आना चाहिए। और आपकी एक एडवाइस यूथ को लेके, उनको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए? यूथ देश हित में जो संस्थान है उसका हिस्सा बने। यूथ अपनी पढ़ाई लिखाई को, अपने माँ बाप के संस्कार को, बड़ों का आदर करना, जो हमारी भारतीय संस्कृति की जो मिसालें हैं उसको जिंदा रखने की जिम्मेदारी अब यूथ पे है। तो अंकल एक सवाल कि आप योगी जी के अंदर से कोई एक क्वालिटी जो आपको बहुत अच्छी लगती है और प्रधानमंत्री मोदी जी के अंदर जो एक क्वालिटी आपको बहुत अच्छी लगती है? देखिए, योगी जी पहले योगी थे तो मुझे उनकी वो क्वालिटी बहुत अच्छी लगती थी। उस रूप में मुझे योगी जी बहुत अच्छे लगते थे।
तो इसके आगे मैं कुछ नहीं कहूँगा। और आदरणीय मोदी जी तो प्रधानमंत्री इस टाइम के। अब मोदी जी तो अब देश के लिए काम कर रहे हैं, कुछ अच्छे कुछ बुरे सब मिला मिलू के चल रहा है। अब तो जनता की मेरिट पे इस बार वो डीमेरिट हो रहे थे, वो तो बहुत थोड़ी से उससे बच गए, मार्जिन से। मार्जिन से बच गए।